धामी कैबिनेट की 10 फरवरी को महत्वपूर्ण बैठक, सीएम धामी की अध्यक्षता में लिए जाएंगे कई अहम फैसले। रेलवे के अतिक्रमण मामले में होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में 7 फरवरी को होगी सुनवाई। रेलवे, वन विभाग, राजस्व विभाग की भूमि का सर्वे हुआ पूरा। गैरसैंण विधानसभा गेट पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया उपवास, बोले राज्य में निराशा और ठहराव। अंकिता हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य पर बड़ा एक्शन, गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क होगी करोड़ों की संपत्ति। माघ पूर्णिमा पर हर हर गंगे से जयकारे से गूंजी हर की पौड़ी, आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। उत्तराखंड में मैदान से घने कोहरे की मार, सोमवार से मौसम बदलने के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप सभी का खबर उत्तराखंड में स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रविशंकर प्रसाद ने केंद्रीय बजट की बताई खूबियां। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया का विकसित देश बनाना बजट का एजेंडा है। भारत की विकास दर करीब 7% होने वाली है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न की व्यवस्था की गई। 220 करोड़ के टीके बीजेपी ने देश भर में लगवाए। उत्तराखंड के नौजवान एग्रीकल्चर में सक्रिय हों। नौजवान स्टार्टअप योजना का लाभ उठाएं। खबर देहरादून से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देहरादून में बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय बजट की खूबियां गिनाई और साथ ही बताया कि भारत को दुनिया का विकसित देश बनाना बजट का एजेंडा रहा है, जिससे भारत की विकास दर करीब 7% होने वाली है। $220 करोड़ टीके बीजेपी ने देश भर में लगवाए हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि एग्रीकल्चर में नौजवान सक्रिय हों, साथ ही साथ नौजवान स्टार्टअप की योजनाओं का फायदा भी उठा सकते हैं। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में एडवोकेट एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह तहसील परिसर में आयोजित किया गया। वहीं समारोह में सबसे पहले बार में के मुख्य चुनाव आयुक्त ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष विकास चौधरी व सचिव मुकेश कुमार सहित पूरी कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए जिला जज शिकंदे कुमार त्यागी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की अंतिम आस बार को बेंच से जुड़ी रहती है। पीड़ित पक्ष को विधि पूर्वक समय से सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की दोनों का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। न्याय और जो आम व्यक्ति को न्याय है वो न्याय मिलता रहे, और जो मैं तो अध्यक्ष वकीलों ने दायित्व जो सौंपा है उसे मैं पूरी गंभीरता से निर्वहन करूँगा और ईमानदारी और कर्मठता से उस कार्य को करूँगा, और जो भी वकीलों के कार्य होंगे उसे मैं पूरी तत्परता से करूँगा। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, बार अपना काम कर रही है, और हम कोशिश करते हैं हम अपने जो भी हम अपने बेस्ट एबिलिटी से काम करें, जो हमारी जो जितने हम योग्य हैं उसकी जो अधिकतम सीमाओं में रह कर जो अधिकतम जो हम योगदान दे सकते हैं न्यायपालिका में, या जो जिस स्तर पर हम लोग हैं उतना हम अपने
बेहतर प्रयास कर रहे हैं। सभी हमारे अधिकारीगण, सभी बार के सदस्य, बार का मैं पूरा सहयोग मिलता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पटवारी पेपर लीक मामले के बाद जेईई परीक्षा को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायतें मिल रही है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हरिद्वार एसआईटी द्वारा मामले की जांच की गई और कनखल थाने में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एसआईटी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 7 लाख रुपए और कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की आयोजित की गई एजेई परीक्षा में प्राथमिक रूप से अनियमितता मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुकदमा 3 तारीख को थाना कनखल पर दर्ज किया गया था। इसके बाद एसआईटी के द्वारा इसमें 7 संकलन की कार्रवाई की गई, जिसके आधार पर 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अनुभाग अति गोपन में नियुक्त अनुभाग अधिकारी जो इस परीक्षा से जुड़ा हुआ था संजीव, इसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ 2 ऐसे दलाल हुए हैं जिनके माध्यम से काफ़ी सारे छात्रों को इसमें प्रश्नों को दिया गया था, जिसमें उसका नाम नितिन चौहान और सुनील सैनी, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। हरिद्वार जिले में अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, मगर उसके बावजूद भी अवैध शराब को काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध शराब के कारोबारी ठिकाने बदल कर कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इसको देखते हुए आबकारी विभाग ड्रोन की मदद से छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है, जिससे जल्द हरिद्वार जिले में अवैध शराब के काले कारोबार पर नकेल कस सके। वहीं संत समाज भी हरिद्वार में शराब के कारोबार को बंद करने की मांग कर रहा है। जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा का कहना है कि देहात क्षेत्र में अवैध शराब को लेकर विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा काफी मात्रा में लहन और भट्टियों को नष्ट किया गया है। अवैध शराब के कारोबारी जंगलों में ठिकाने बदल कर कार्य कर रहे हैं। शराब है, कच्ची शराब है, उस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जाए। इसके लिए हमने लगातार कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चला रखा है। आज हमने रणजीतपुर के बाणगंगा के किनारे काफ़ी मात्रा में लहन और भट्टियाँ नष्ट की है। और क्या हो रहा है कि देर में हो पाती है, जहाँ हम नहीं पहुँच पाते, क्योंकि बार बार ये अड्डे बदलते रहते हैं। इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिन अड्डों को चिन्हित करके उनको भट्टियों को नष्ट किया जाए, और इन अड्डों को समूल रूप से नष्ट करने के लिए विभाग जो है प्रतिबद्ध है। मांस नशे का जो सेवन ये हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। नंबर 2 में यहाँ शराब बिकती है, नशे के धंधे होते हैं। इस पे शासन प्रशासन ने, सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। और इसमें शासन प्रशासन का, सरकार का, पूरे संत समाज ने, जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं, समाज सेवी लोग हैं, इन्होंने सरकार का साथ देना चाहिए, पुलिस का साथ देना चाहिए। सबके सहयोग से ही ये कार्य होगा। माघ पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह से ही हर की पौड़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और यहां आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का खास महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन देवता देव लोक से धरती पर आकर स्नान करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने और दान करने से कई यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हर की पौड़ी पर भी श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना कर दान कर पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम जसवंत सिंह है। हम जोधपुर से आए हैं। जोधपुर के पास मतलब पाली गांव है, और उससे भी पास में मारवाड़ जंक्शन है, वहाँ से आए हैं। ठीक है, दादाजी को लेके आए हैं। यहाँ स्नान विनान किया। यहाँ की पवित्रता देखते हुए हमको बहुत खुशी मिली, और एक मतलब हमारे अंदर ऐसी भावना, एक भक्ति की, स्नान करने के बाद में मैंने यहाँ शराब छोड़ी है, और आज जीवन कभी ज़िंदगी में शराब नहीं पीऊँगा। इतनी मैंने शराब पी जिससे मेरा जीवन नष्ट हो गया। और मैं नौकरी करता था रेलवे में, बाकी बहुत ड्रिंक करता था। यहाँ आने के बाद में मैंने प्रण ले लिया, शराब छोड़ दी और गुटखा छोड़ दिया। ठीक है कि नहीं, घर वाले बहुत खुश है। इतने मेरा मतलब क्या है कि नहीं, मन की स्थिति, इस मतलब गंगा मैया ने मेरी मन की भावना को बिल्कुल बदल दिया। पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे द्वारा अंकिता हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य व उसके साथियों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके अनुसार उनके द्वारा आपराधिक कृत्य पर
कर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई थी, जिसके मद्देनजर पुलिस द्वारा पुलकित आर्य द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई चल अचल संपत्ति की जानकारी जुटाई गई। तो यह तथ्य प्रकाश में आए कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य द्वारा जनपद हरिद्वार में लगभग 1,75,00,000 रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की गई है। इसके साथ ही उसके द्वारा जनपद पौड़ी में लगभग 1,06,00,000 की अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, जिसके मद्देनजर उनके द्वारा जिलाधिकारी पौड़ी व जिलाधिकारी हरिद्वार को अवैध अर्जित संपत्ति की कुर्की के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की गई। उन्होंने कहा कि दोनों जनपदों की अवैध संपत्ति लगभग 3.25 करोड़ रुपए की है। इसमें थाना लक्ष्मण झूला में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलकित, अंकित और सौरभ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आयोग को निर्देशित किए गए थे कि जो इनकी चलाचल संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा हासिल करें और लगभग जो है इनकी हरिद्वार में जो पुलकित आर्य है उनकी 1,75,00,000 की संपत्ति, जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनकी लैंड है और जो उनके पास वाहन उपलब्ध हैं, वो हमारी एक रफ एस्टिमेट जो है तैयार किया गया था। और उसके अलावा पौड़ी में जो यमकेश्वर क्षेत्र में जो इनका ज़मीन है उसकी भी जो एक एस्टिमेट लैंड की तैयार की गई थी वो लगभग 1,06,00,000 के ऊपर है। तो ये लगभग 2.25 करोड़ की संपत्ति का संबंधित जो जिलाधिकारी हैं उनको गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने के लिए भेजा जा रहा है। सभी जगह जंगली हाथियों का आतंक जारी है। वहीं अधिकांश क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे होने के कारण लगातार जंगली हाथी इन इलाकों में अपनी दस्तक देते रहते हैं। इस वजह से किसानों की फसल भी भारी मात्रा में बर्बाद हो जाती है। तो वहीं हाथियों के आने से लोगों में दहशत का माहौल बना रहता है। वहीं वन विभाग द्वारा जंगली हाथियों को रिहायशी इलाकों में आने जाने से रोकने के लिए लाख दावे किए जाते हैं, मगर उनके सारे दावे हवाई साबित होते हैं। देखिए, इस सीजन के अंदर जब विंटर्स का थोड़ा ऑनसेट होता है तब से लेकर जब तक गर्मियां शुरू नहीं हो जाती, अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा बढ़ता है ही। और गन्ने की मूवमेंट के कारण, क्योंकि गन्नों की खेती रहती है, तो उसके चक्कर में कई बार जो है हाथी निकलते हैं उस क्षेत्र से, चाहे वो राजा जी का सटा हुआ क्षेत्र हो क्योंकि वही टाइगर रिजर्व है, या आसपास के भी जो वन्य जीव जंतुओं वाली जो आबादी वाले एरिया है वहां से निकलते हैं। तो इसमें हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं, हम लोग की टीम्स रहती हैं और हरिद्वार के अंदर बाकायदा टीम्स स्थापित की गई हैं। चाहे चिड़ियापुर की भी हम लोग बात करें, रशियागढ़ की भी बात करें, श्यामपुर की भी करें, तो हम लोग का स्टाफ जो है वो पूरा तैनात रहता है और जहां भी इस तरह की घटनाएं होती हैं वो 24 घंटे इसमें तत्पर में लगे रहते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पारिवारिक कार्यक्रम में हरिद्वार पहुंचे। डामकोठी गंगा घाट पर उनके पुत्र दिवाकर धामी और प्रभाकर धामी का जनेऊ संस्कार कुमाऊनी परंपरा के अनुसार संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी सहित पारिवारिक लोग और कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम से मीडिया को दूर रखा गया। पुष्कर सिंह धामी के पुत्रों का विधि विधान से जनेऊ संस्कार कराने वाले पंडित संजय भगत का कहना है कि डामकोठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बच्चों का जनेऊ संस्कार किया गया है। आज जो कार्यक्रम हुआ है, हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी के बच्चों का जनेऊ संस्कार हुआ है। ये संस्कार हुआ है डामकोठी नंबर 3। इसमें सम्मिलित उनके परिवार के सभी लोग थे, उनकी पत्नी, उनकी माताजी और बाहर से भी अन्य लोग थे, 1-2 विधायक भी थे और आचार्य बालकृष्ण जी भी थे। तो पूरे विधि विधान से अपने पहाड़ी कुमाऊं के रीति रिवाज से ये कार्य संपन्न। सारा ही जरूरी है, संस्कार है ये। जैसे नामकरण 24 संस्कार हुए इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो ये भी एक इसमें महत्वपूर्ण संस्कार है। इसको धारण करने के बाद आदमी गायत्री मंत्र, वेद मंत्र पढ़ने लायक रहता है। इससे पहले उसकी कोई वो। उत्तराखंड राज्य से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस नेताओं का कांग्रेस मुख्यालय में सम्मान किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पदाधिकारियों का सम्मान किया। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा में उत्तराखंड से 7 लोगों का चयन हुआ था। साथ ही वरिष्ठ पदाधिकारी भारत जोड़ो यात्रा में अपने अहम भूमिका भी निभा रहे थे। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों को शॉल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया है।
के लिए गौरव की बात है जहां किसी भी प्रदेश को 1 या 2% से ज़्यादा भागीदारी नहीं मिली। मेरे प्रदेश को 7% की भागीदारी इस यात्रा में मिली है, जो एक छोटे राज्य के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और खुशी इस बात की है कि वहाँ जितनी यूनिट्स थी, ये सातों वहाँ किसी न किसी यूनिट के कैप्टन थे। तो ये हमारे लोगों में जो नेतृत्व की क्षमता है, ये इन्होंने साबित की है और ये हमारे लिए गौरव का विषय है। खबरों की ओर, केंद्रीय बजट की खूबियां गिनाने के लिए 5 फरवरी को बीजेपी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद उत्तराखंड दौरे पर रहे। देहरादून पहुंचकर रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय बजट की खूबियों पर चर्चा की। इसके साथ ही आम जनता तक बजट पहुंचाने की बात भी कही। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे की गई है। वहीं दोपहर 2 बजे सुभाष रोड स्थित होटल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को रविशंकर प्रसाद संबोधित करेंगे। हाथ से हाथ जोड़े यात्रा के माध्यम से कांग्रेस बूथ स्तर पर घर घर जाकर मोदी सरकार की विफलता और राहुल गांधी के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। कांग्रेस की रुद्रपुर में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। कांग्रेस का यह अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता हर बूथ स्तर पर घर घर पहुंचकर लोगों से संपर्क करेंगे। सरकार कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है और मेरा मानना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये जांच से क्यों भाग रहे हैं। हम कहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से हो, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निगरानी में हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो नौजवान रात दिन मेहनत करके परीक्षा में दे रहे जा रहे हैं, वो बाहर हो जा रहे हैं और वो लोग जिनके संबंध हैं, संपर्क हैं या जो पैसे के दम पर वो चुन के आ जा रहे हैं, उनका चयन हो जा रहा है। तो ये तो बहुत अंधेर हो गया, इस राज्य में अंधेर हो गया। भैरव सेना के आक्रोश के चलते इस बार वैलेंटाइन वीक में पार्कों, कैफे और रेस्टोरेंट की ओर रुक करने वाले विकास नगर के प्रेमी युगल को यह वीक संभल कर बनाना होगा। वहीं कैफे और रेस्टोरेंट संचालकों को खास व्यवस्था करना भारी पड़ सकता है, ऐसा कहना है भैरव सेना कार्यकर्ताओं का। दरअसल वैलेंटाइन डे वीक को भैरव सेना ने पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक बताया और कहा है यह धर्मांतरण को बढ़ावा देता है। आपको बता दें, भैरव सेना कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में जमकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन भी सौंपा है। जो पश्चिम सभ्यता यहाँ पर चल रही है, हावी हो रही है, उसको हम रोकना चाहते हैं। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका अनुसरण पूरा विश्व करता है और भारी सभ्यताएं जो हमारे इस समय उत्तराखंड में हावी हो रही हैं, जिसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैलेंटाइन डे के नाम पर जो है हमारी लड़कियों के साथ धर्मांतरण जैसी घटनाओं का और क्या कहते हैं जो मानव तस्करी के जैसे मामले, कई मामले ऐसे संज्ञान में आए हैं जिनके तथ्य तो सामने नहीं है, लेकिन ये मामले होते आए हैं। इसलिए वैलेंटाइन डे का हम लोग पुरजोर रूप से विरोध करते हैं। आप कह रहे हैं, आपने जो ज्ञापन दिया उसमें क्या कहा आपने? हमने ज्ञापन के माध्यम से माननीय उपजिलाधिकारी जी को यही हमने आग्रह किया है कि जितने भी यहाँ पर सोना बाबू को बिठाने वाले रिजॉर्ट्स हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए, उनके जो दस्तावेज चेक किए जाए कि वो अवैध है। और वैलेंटाइन डे वीक के नाम पर जो छलावे होते हैं, अगर उस समय हमें कोई भी मतलब रेस्टोरेंट या हट्स में हमें कहीं पर भी कपल्स दिखाई देंगे तो हम लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। रामनगर के पीरुमदारा क्षेत्र में लगातार डंपर वाहन ग्रामीणों के लिए काल बनकर सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन इन पर कार्रवाई करने में पूरी तरह मूकदर्शक बना हुआ है। डंपर वाहनों की चपेट में आकर इस क्षेत्र में कई लोग जहां अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं कई गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। पहले भी एक डंपर चालक द्वारा लापरवाही से वाहन चलाकर बिजली के 11 पोल तोड़ दिए गए थे, जिसके बाद शुक्रवार देर रात इसी गांव के ग्राम भवानीपुर में रहने वाली मोहिनी देवी के मकान में डंपर वाहन घुसने के बाद हड़कंप मच गया। गनीमत रही इस दुर्घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मकान में कई जगह दरार पड़ गई है। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया, तो वहीं मौके पर दर्जनों ग्रामीणों ने डंपर वाहन को घेरने के साथ ही पुलिस के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया है। मामला ये है कि 11:30 बजे डंपर आया, हम सो ही रहे थे, नींद भी नहीं आई थी, बल्कि हम अंदर आए। हमको मेरे को तो ऐसा लगा कि भूकंप आ गया, शायद हमारा घर ही गिर गया। भूकंप आया, मैं गेट पे आई, तब तक देखा तो क्या कहते डंपर ऊपर ही चढ़ा हुआ था। मैं छत में गई, मैंने गेट नहीं खोला, मैं छत में गई
मैंने फ़ोन किया, अड़ोसी पड़ोसी को सबको फ़ोन किया, सबने फ़ोन किया, रिसीव किया। मैं छत में गई, मैंने डंपर वाले को ये धमकी दी, मैं कहा तू यहाँ से जाइयो मत, यहीं पे रहियो, देख ले तू गया तो वो गया भी नहीं। बाद में भागा, जब सब आ गए थे, एक उसमें से भाग गया, एक क्या कहते थाने में ले गए एक को। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही है। डंपर आए, जाने दो, इससे हमारे प्रेशर इतना डाल दिया कि जाने दो, इधर से बोल रहे इधर से जा रहे हैं, इधर के जाने दो, उधर से मत आने दो। कैसे नहीं जाने दे? इधर के खाली डंपर कैसे जाने दे इधर? पुलिस ने सर मुझे ये धमकी दी हुई है कि अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो आपको हम वो करेंगे, कार्रवाई कराएंगे आप पे, ठीक है। दूसरी बात ये बोली गई है कि अगर तुम्हारा बच्चे की बात आई थी, हमारे बच्चे को नुकसान हुआ, तुम्हारे बच्चे को नुकसान हुआ है क्या? वो सीधा उन्होंने घटना घटी है, कोई मर गया क्या? मर गया, सीधा ये बोला गया है। तो अब इसमें पुलिस वालों के साथ क्या कार्रवाई की जाए, आप ये बताएंगे। मैडम एक बात बताओ, क्या हुआ था मामला, थोड़ा बताओ। ये डंपर वगैरह कहाँ घुसा, क्या हुआ थोड़ा? सर ये डंपर ये यहाँ से आके सीधा घर के अंदर ही घुसा हुआ है, देख लीजिए आप, आपके सामने 11:30 के करीबन हुआ है ये एक्सीडेंट। रात के 11:30 बजे हुआ है, जो अभी यहाँ पे आके पूरा घर के अंदर ही, आप लोग की लोकेशन आपको देख ही रहे होंगे क्या है सिचुएशन यहाँ पे। उस वक्त अंदर कौन? नहीं, इस तरीके का नहीं है। उसके पश्चात जो है नो एंट्री जो है जोन वहाँ पे को बनाया गया है। छोटे बच्चे भी स्कूलों से जहाँ पर निकल रहे हैं, मैं स्वयं जस्सागंजा क्षेत्र में परसों गया था, तो वहाँ पर भी जो है नो एंट्री का सिस्टम रखा हुआ है और प्रभावी कार्रवाई हम लोगों के स्तर पर भी जो ओवरलोडिंग के खिलाफ भी और सड़क सुरक्षा की दृष्टि से की जा रही है। कल का ये बड़ा दुखद यहाँ पर रहा और एक 22 टायरा डंपर जो है उसने एक मकान को क्षति पहुँचाई है, उसके खिलाफ भी अभी ये तहरीर दर्ज कर दी गई है और जो भी मुआवजा होगा वो उसके स्वामी से उसको वसूल कर इनको दिया जाएगा। साथ ही आपराधिक मुकदमा पंजीकृत करके प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से जो स्पीड ब्रेकर वाला इश्यू इन्होंने यहाँ पे उठाया है। रामनगर में स्थित नदी किनारे एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर सीओ बलजीत सिंह एवं कोतवाल अरुण कुमार सैनी मौके पर पहुंचे और उन्होंने शव को कब्जे में लेने के साथ ही मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सीओ बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि इसी गांव में रहने वाला 49 वर्षीय रमेश चंद्र, जो कि शुक्रवार को रात में अपने गेहूं की चौकीदारी करने के लिए खेत में गया था और शनिवार को सुबह अज्ञात लोगों द्वारा रमेश चंद्र का मुंह पत्थरों से कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। वे 112 द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि चावलदा नदी के पास एक डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर आई और मृतक की शिनाख्त रमेश के नाम की हुई है, जो 49 वर्ष का है, जो राजमिस्त्री का काम करता है। कल शाम में देखा गया था, उसके बाद से नहीं देखा गया है। मृतक का पंचायत नामे की कार्रवाई की जा रही है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।